गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वे रिएक्शंस होती है जिनमें कि रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के फर्स्ट घात के या फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इसको हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो T बराबर 0 यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसकी बात करें रिएक्टेंट की, तो वो अगर A माने तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या मानी जाएगी, 0। ठीक है, और किसी समय T पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, A माइनस एक्स, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी x। यानी कि A जो है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है और x वो कंसंट्रेशन है जो T समय के साथ घटती चली जाती है। यानी कि समय T के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स रह जाती है। और रेट लॉ और रेट कांस्टेंट K1 को हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी बराबर K1 ब्रैकेट में A माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी जो रेट है वो रिएक्टेंट के रेफरेंस में है, इसलिए माइनस का निशान यहाँ पे शो किया हुआ है। इसका मतलब है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटती चली जाती है। या अगर हम रेट को प्रोडक्ट के रेफरेंस में देना चाहें तो क्या देंगे, प्लस डी एक्स अपॉन डी टी बराबर K1 A माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि रेट लॉ क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो कि रिएक्टेंट के रेफरेंस में भी दे सकते हैं या प्रोडक्ट के रेफरेंस में भी दे सकते हैं, लेकिन जो है डिफरेंस है वो केवल ये है कि जब हम रिएक्टेंट के रेफरेंस में रेट ऑफ द रिएक्शन देते हैं तो माइनस का साइन आता है, और प्रोडक्ट के रेफरेंस में अगर रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लस का साइन आता है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट गुणा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये आपके रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो K1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, जिसे हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, और इसका मान जो है केवल टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो समीकरण जो 6.33 जो है उसको हम वापस रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर K1 dt। ठीक है, तो समीकरण 6.34 का कंसंट्रेशन और समय की सीमाओं में जब हम समाकलन करेंगे तो मान क्या निकल के आ जाएगा, माइनस ln ब्रैकेट में a माइनस एक्स बराबर K1 t प्लस सी, जहाँ पर c जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और इसका मान जो है समय और सांद्रता की न्यूनतम सीमा प्रतिस्थापित कर ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि न्यूनतम सीमा मतलब जब t बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो c बराबर क्या आ गया, माइनस ln a। ठीक है, अब c का मान जो है हम ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो यानी कि माइनस ln ब्रैकेट में a माइनस एक्स बराबर K1 t प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा आपके माइनस ln a। ठीक है, यानी कि K1 t बराबर ln a माइनस ln ब्रैकेट में a माइनस एक्स, यानी कि K1 t बराबर ln a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि K1 बराबर क्या हो गया आपके 1 अपॉन टी ln a अपॉन a माइनस एक्स, यानी कि K1 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो समीकरण जो 6.39 जो है वो प्रथम कोटि वेग नियम का जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है आपके, K1 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो आपके जो समाकलित वेग समीकरण के अन्य रूप हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। पहला है विलेल्मी इक्वेशन। ठीक है, तो समीकरण जो आपके 6.38 में यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a को C0 तथा t समय पर अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स को हम Ct के द्वारा रिप्लेस कर दें तो जो है आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए वो क्या हो जाएगी, ln C0 अपॉन Ct बराबर K1 t, यानी कि ln Ct अपॉन C0 बराबर माइनस K1 t। ठीक है, तो यानी कि इसको कैसे लिखेंगे हम, Ct अपॉन C0 बराबर e की पावर माइनस K1 t, या Ct बराबर C0 गुणा e की पावर माइनस K1 t। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम विलेल्मी इक्वेशन कहते हैं।
फिर है आपके इंटरवल फॉर्मूला, यानी कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए का मान ज्ञात न होने पर K1 के मान का निर्धारण जो है हम इंटरवल फॉर्मूला के द्वारा ज्ञात करते हैं। यदि किसी अभिकारक के अपघटन की मात्रा दो अलग अलग समय क्रमशः T1 और T2 पर x1 और x2 हो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि T1 बराबर 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x1 और T2 बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x2। ठीक है, तो समीकरण 6.41 को हम समीकरण 6.42 में से घटाएंगे तो T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन K1 कॉमन आ गया log A अपॉन A माइनस x2 माइनस log A अपॉन A माइनस x1। ठीक है, तो जो है यानी कि T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x2 माइनस log A अपॉन A माइनस x1। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि K1 बराबर 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2, यानी कि यदि समय T1 और T2 पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन C1 और C2 हो तो समीकरण 6.43 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि K1 बराबर 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log C1 अपॉन C2 और इसी इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटरवल फॉर्मूला या अंतराल सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं प्रथम कोटि की विशेषताओं के बारे में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रथम कोटि वेग अभिक्रिया का, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट को हम समीकरण 6.30 के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि K1 बराबर 1 अपॉन समय गुणा सांद्रता बटा सांद्रता, यानी कि समीकरण जो आपके 6.30 है वो क्या दी हुई है, समीकरण 6.30 जो है वो आपके दी हुई है, उससे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि K1 की जो यूनिट है वो क्या हुई आपके समय इन्वर्स। ठीक है, यदि समय सेकंड में दिया हुआ हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो सेकंड इन्वर्स होगा, मिनट में दिया हुआ है तो मिनट इन्वर्स होगा और आवर्स में दिया हुआ है तो आवर इन्वर्स होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो समय होता है जिसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाती है। ठीक है, यानी कि प्रथम कोटि वेग नियम से यानी कि T हाफ बराबर 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस A/2। ठीक है, यानी कि T की जगह T हाफ रखा और X की जगह आपने रख दिया A/2। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का आधा होता है। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो T हाफ निकल के आएगा 0.693 अपॉन K1, यानी कि समीकरण 6.45 से स्पष्ट होता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो हाफ लाइफ होती है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शंस है उनमें जो आपके हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। इस प्रकार यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि रिएक्टेंट के एक निश्चित अंश का पूर्ण होना भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो समीकरण 6.39 को सरल रेखा समीकरण के रूप में जब हम परिवर्तित करते हैं तो इक्वेशन क्या आती है, log A अपॉन A माइनस एक्स बराबर K1T अपॉन 2.303। तो यदि log A अपॉन A माइनस एक्स को T के साथ हम ग्राफ खींचें तो ये मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप जो है K1 अपॉन 2.303 के बराबर होता है।
ठीक है, यानी कि log a माइनस log a माइनस एक्स बराबर K1/2.303। तो log a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके log a माइनस K1T/2.303। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के log और टी समय के मध्य हम जब ग्राफ खींचते हैं तो log a माइनस एक्स और टी के मध्य जो आलेख खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है उसका स्लोप कैसा होता है, ऋणात्मक। ठीक है, और उसका मान क्या है आपके -K1/2.303। ठीक है, फिर है आपके रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो क्षय होता है, अपघटन होता है, वो पदार्थ में उपस्थित रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या पर निर्भर करता है तथा इस प्रकार के सभी विघटन जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। रेडियो एक्टिव डिके में सांद्रता के पद का कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि डिके की जो रेट होती है वो परमाणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव विघटन और रासायनिक अभिक्रिया एक दूसरे से बहुत भिन्न है। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव विघटन यानी कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, जबकि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो न्यूक्लियर नेचर की नहीं होती है। केवल ये संयोग की बात है कि नाभिकीय अभिक्रियाएं और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के व्यवहार समान होते हैं, यानी कि काइनेटिक्स दोनों के सेम है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल अलग होती है और इन्हें केमिकल रिएक्शन से संबंधित नहीं किया जा सकता है। यदि नाभिकों की प्रारंभ में उपस्थित कंसंट्रेशन N0 तथा T समय पश्चात उपस्थित रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या N हो तब प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु निम्न वेग समीकरण होगा, यानी कि -dN/dt बराबर क्या हो जाएगा Kn। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे हमें तो रेट कांस्टेंट जिसे हम यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं वो क्या निकल के आएगा K बराबर 2.303/T log N0/N, जहाँ N0 तथा N का जो मान है वो रेडियोएक्टिव पदार्थों से उत्पन्न अल्फा, बीटा या गामा विकिरणों की संख्या ज्ञात कर निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे नाभिकों के लिए एक विशेष पद यानी कि अर्ध आयु का उपयोग किया जाता है और ये वो समय है जिसमें 50% रेडियोएक्टिव पदार्थ का डिके हो जाता है। ठीक है, यानी कि N बराबर क्या हो जाएगा N0/2। जब हम T की जगह T½ और N की जगह हम जब N0/2 रखेंगे तो K का मान क्या निकल के आएगा 2.303/T½ log 2। ठीक है, तो T के स्थान पर T½ इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये वो समय होता है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के आधी हो जाती है, यानी कि N बराबर N0/2 हो जाता है। तो इस समीकरण में जो K जो है वो एक कांस्टेंट है और ये किसी भी विशिष्ट जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है इसके लिए कांस्टेंट होता है। अतः T½ भी इस नाभिक के लिए क्या रहेगा, स्थिर ही रहेगा। ठीक है, तो यही कारण है कि रेडियोएक्टिव नाभिकों हेतु K के स्थान पर अपन हाफ लाइफ का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि log N0/N बराबर आपके T/T½ log 2, यानी कि एक प्रमुख समीकरण है जिससे रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु एवं उसके क्षय की दर यानी कि डिके की रेट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अदर एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जो कि क्या होती है सूडो मोलिकुलर या हम बोले सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस होती है, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जो वस्तुतः यूनिमोलिकुलर नहीं है परंतु विशेष दशाओं में कुछ कारणों से ये फर्स्ट ऑर्डर के समान व्यवहार दर्शाती है। तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे गैसीय रिएक्शंस की बात करें तो प्रथम कोटि की जो समांगी गैसीय अभिक्रियाएं जो कि गैसीय प्रावस्था में तापीय अपघटन द्वारा होती है, इनके अनेक उदाहरण है जैसे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, एसीटोन, एजोएथेन, प्रोपियोनिक एल्डिहाइड, एजो आइसोप्रोपेन, एथिल ब्रोमाइड आदि का तापीय अपघटन। ठीक है, इसी प्रकार से एन पायरीन में समावयवी परिवर्तन भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, फिर है आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल विलियनों में अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं हम इक्षु शर्करा का प्रतीपन। ठीक है,
इक्षु शर्करा हम किसको बोलते हैं? सुक्रोज को। तो विल्हेल्मी ने सर्वप्रथम उत्प्रेरक तनु खनिज अम्ल यानी कि डाइल्यूट मिनरल एसिड्स की उपस्थिति में इक्षु शर्करा यानी कि सुक्रोज के इन्वर्जन के वेग का अध्ययन किया था। तो जब सुक्रोज का डाइल्यूट मिनरल एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। तो इसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल जो है सुक्रोज की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस में जल की सांद्रता में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। तो अभिक्रिया की जो प्रगति का अध्ययन है वो पोलारीमीटर की सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण के एंगल ऑफ रोटेशन में परिवर्तन मापकर ज्ञात कर लिया जाता है। तो रोटेशन में होने वाला जो परिवर्तन है वो अपघटित शर्करा की मात्रा के समानुपाती होता है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके एस्टर का जल अपघटन। तो किसी एस्टर जैसे मेथिल एसीटेट अथवा एथिल एसीटेट का जब एसिडिक मीडिया द्वारा जब इसे कैटेलाइज कर हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो जो है आपको एसिड और अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो ये ऐसी सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। तो यद्यपि इनमें 2 अणु भाग लेते हैं किंतु जल के अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण उसकी कंसंट्रेशन में कोई विशेष चेंज नहीं होता है, केवल एस्टर की कंसंट्रेशन में ही परिवर्तन होता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और शुद्ध जल द्वारा एस्टर का अपघटन जो है वो बहुत मंद गति से होता है। अतः अभिक्रिया को जो है हम उत्प्रेरित करने के लिए, कैटालाइज करने के लिए अभिक्रिया मिक्सचर में डाइल्यूट HCl मिला देते हैं। ठीक है। तो चूंकि इस परिवर्तन में मुक्त एसिटिक अम्ल उत्पन्न होता है, अतः अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन समय समय पर अभिक्रिया मिक्सचर की एक निश्चित मात्रा निकालकर और अभिक्रिया का शमन करके मानक क्षार विलयन के साथ टाइट्रेशन करके ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके ऑक्जेलिक अम्ल का विघटन। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो विघटन है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में होता है। तो अभिक्रिया की जो प्रगति का अध्ययन है वो ऑक्जेलिक अम्ल का अनुमापन KMnO4 विलयन के साथ करके किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो एक प्रबल अपचायक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, अतः विभिन्न अंतराल पर इसकी सांद्रता KMnO4 के साथ अनुमापन द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके जलीय विलयन में अमोनियम नाइट्राइट का अपघटन, यानी कि अमोनियम नाइट्राइट के जलीय अपघटन को गर्म करने पर यह जो है वाटर और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और अभिक्रिया की गति का अध्ययन विभिन्न समयांतरालों पर निकली हुई नाइट्रोजन गैस का आयतन माप कर करते हैं। ठीक है। तो ये थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स, जिनमें से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और फ्रक्टोज का और ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है आपके सुक्रोज के इन्वर्जन से, ये और एस्टर का जो हाइड्रोलाइसिस है, ये कुछ इम्पोर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके।